नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर इस सप्ताह की प्रमुख सुर्खियों पर। गिफ्ट सिटी में बनेगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र। इसके लिए गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) ने किया समझौता। ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त। पिछले साल 35 वर्षों के बाद बना था अध्यक्ष। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त। वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अंटार्कटिक संधि की 60 वर्ष पूरे। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि अंटार्कटिक के रूप में परिभाषित। राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-2019 के बीच नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई। केवल पिछले वर्ष दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीले ड्रग्स के सेवन से होने वाले विकारों से पीड़ित थे। नशीले ड्रग्स के चलते होने वाली बीमारियों के लिए ओपियोइड सबसे अधिक उत्तरदायी है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के कारण नशीली ड्रग्स तक लोगों की पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। डार्क वेब पर सालाना $315 मिलियन से अधिक कीमत के नशीले ड्रग्स का कारोबार होता है। डार्क वेब पर नशीली दवाओं में सर्वाधिक कैनबिस या भांग का लेन देन होता है। वैश्विक बाजार में नए नए तरह के नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ आते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 में 163 तरह के नए नार्कोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ बाजार में आए थे। वहीं 2019 में केवल 71 तरह के नए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ बाजार में आए। अच्छी खबर यह है कि कोविड महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी नवाचार से स्वास्थ्य पेशेवरों को अधिक रोगियों तक पहुंचने और उनका इलाज करने में सक्षम बनाया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण किया जा रहा है। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत रखा गया है। INS विक्रांत को वर्ष 2022 में कमीशन किए जाने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक ही विमान वाहक पोत रूस निर्मित INS विक्रमादित्य है। INS विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जारी कर दी गई। इसमें इस वर्ष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया गया है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश का 4 कारकों पर आकलन किया जाता है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा। सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है और इसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान है। वेनेजुएला सबसे अंतिम 64वें स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक में लगातार तीसरे साल 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोविड-19 महामारी के बीच अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त के कारण भारत ने सरकारी दक्षता कारक में सुधार दर्ज किया है। असम के गुवाहाटी में स्थित रबड़ बोर्ड के सरुतरी अनुसंधान फार्म में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान RRII में विकसित किया गया था। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सहायता से विशिष्ट लक्षणों के लिए किसी दूसरे जीव के जीन को स्थानांतरित किया जाता है। इस आनुवांशिक रबड़ में मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज यानी MnSOD जीन को अंतर्वेशित कर विकसित किया गया है। मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन में पौधों को अतिशीत और सूखे जैसे चरम पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की क्षमता होती है। उल्लेखनीय है कि शीतकाल के दौरान मृदा की शुष्कता के कारण रबड़ के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में इस फसल की परिपक्वता अवधि लंबी होती है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के FDI अंतर्प्रभाव में 27% की वृद्धि हुई है। इस दौरान भारत FDI प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। वर्ष 2020 में भारत ने $64 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2019 में भारत ने $51 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था। भारत में इस FDI वृद्धि का प्रमुख कारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
उद्योग में विभिन्न निवेश है। कोविड महामारी के कारण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में तेजी आई है और इसी के चलते इस क्षेत्र में निवेश भी बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एफडीआई प्रवाह कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वर्ष 2020 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह 35% से घटकर $1 ट्रिलियन रह गया है, जो वर्ष 2019 में $1.5 ट्रिलियन था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने स्मृति अध्ययन के लिए भारतीय नेटवर्क को लॉन्च किया है। यह स्मृति अध्ययन के क्षेत्र में देश का पहला औपचारिक राष्ट्रीय नेटवर्क है। यह विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय करेगा, जिसमें सांस्कृतिक अध्ययन केंद्रों के साथ साथ तंत्रिका विज्ञान प्रयोगशालाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा संबंधित क्षेत्र में उद्योग अनुसंधान शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय और दक्षिण एशियाई पूर्व औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक घटनाओं और पहचानों का पुनर्निर्माण करना, सिद्धांत और व्यवहार में स्थापित यूरो केंद्रीय मॉडल से हटकर स्मृति अध्ययन का एक भारत केंद्रित मॉडल पेश करना और राष्ट्रीय स्मृति, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान में अध्ययन पर पूरी तरह से मूल परिप्रेक्ष्य स्वरूप प्रदान करना है, जो मानविकी अनुसंधान के सैद्धांतिक मॉडल के साथ साथ प्रौद्योगिकी के नवीन उपकरणों पर आधारित हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। पारित होने के बाद ये विधेयक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। विधेयक की एक प्रमुख विशेषता राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एकीकृत कानून है। प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों में अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान करता है। सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। सभी गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करना होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन ICMED 13485+ योजना शुरू की है। चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए ICMED योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अब इस योजना में कई अन्य सुविधाओं को जोड़कर नया नाम ICMED 13485+ दिया गया है। ये चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करेगी। इस योजना को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से उत्पाद प्रमाणन मानकों को एकीकृत करने के लिए किया गया है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए संस्कृति मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। गिफ्ट सिटी में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने के लिए गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने समझौता किया है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इस समय देश में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन इसमें से कोई भी विशेष तौर पर समुद्री क्षेत्र के विवादों का निपटारा करने से संबंधित नहीं है। हालांकि भी भारतीय पक्षों से जुड़े मध्यस्थता मामलों की सुनवाई सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है। वैश्विक स्तर पर लंदन समुद्री और शिपिंग क्षेत्र के लिए मध्यस्थता हेतु पसंदीदा केंद्र है। अगले कुछ महीनों में मध्यस्थों का एक पैनल चुन लिया जाएगा। मध्यस्थता केंद्र के लिए नियम बनाने और मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए एक 10 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड बनाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और पेशेवर भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया। भारत ने 35 वर्षों के बाद पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता ग्रहण की थी। उल्लेखनीय है कि गवर्निंग बॉडी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। गवर्निंग बॉडी ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट का निर्धारण तथा महानिदेशक का चुनाव करती है। इसकी बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 26/11 के आरोपी हाफिज सईद
और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। वहीं आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाले तथा इन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी वैश्विक प्रावधानों के साथ सहयोग नहीं करने वाले देशों यानी कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCTs को FATF की ब्लैकलिस्ट में रखा जाता है। ब्लैकलिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुचिता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ने कुल 240 किलोग्राम में स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2019 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। यह विश्वविद्यालय खेलों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली डिग्री मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाली डिग्री के समान होगी। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंटर यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने के लिए दिया गया है। ओपन सोसाइटी पुरस्कार हर वर्ष एक ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसकी उपलब्धियों ने एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CEU की स्थापना 1991 में हंगरी में जन्मे राजनीतिक कार्यकर्ता और अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस ने की थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की शुरुआत भूटान में की गई है। कई देशों में इसे सफलतापूर्वक किया जा चुका है। भूटान में 24 महीने की अवधि में पूरा होने वाले इस पहल में भारत को भागीदार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध करवाए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल 2015 में शुरू की गई थी। हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग का यौन शोषण करने वाले आरोपी को पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित होने के कारण जमानत दे दी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पीटर पैन सिंड्रोम को एक स्वास्थ्य संबंधी विकार के रूप में मान्यता नहीं देता है। पीटर पैन सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका उपयोग एक ऐसे वयस्क व्यक्ति के लिए किया जाता है जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व है। इस सिंड्रोम का नाम 19वीं सदी में रचित पीटर पैन नामक एक काल्पनिक चरित्र के नाम पर रखा गया है। पीटर पैन एक बेफिक्र और लापरवाह युवा लड़का है जो कभी बड़ा नहीं होता है। यह चरित्र एक स्कॉटिश उपन्यासकार जेम्स मैथ्यू बैरी द्वारा रचा गया था। पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति भी पीटर पैन की तरह लापरवाही वाला जीवन जीते हैं। वो उम्र में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग एवं व्यवहार बच्चों की तरह ही होता है। उनके अंदर मुझे कभी बड़ा नहीं होना वाली मानसिकता विकसित होने लगती है। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति ये समझ नहीं पाता या समझना ही नहीं चाहता कि किस तरह से बड़ा बना जाए और माता पिता की भूमिका निभाई जाए। यह सिंड्रोम किसी भी लिंग, प्रजाति या संस्कृति के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, हालांकि आमतौर पर पुरुषों में ज्यादा होता है। राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी को उनके पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ सम्मानित किया गया है। पारिवारिक वानिकी का मतलब वृक्ष और पर्यावरण की देखभाल को परिवार की आदतों का अहम हिस्सा बनाने से है ताकि वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। विजेता की घोषणा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि 17 जून को की गई थी। इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भूमि संतुलन की दिशा में किए गए प्रयासों में उत्कृष्टता
और नवाचार को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के 3 रियो समझौतों, जैव विविधता पर समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय में से एक है। इसका मकसद मरुस्थलीकरण से निपटारा तथा सूखे या मरुस्थलीकरण से जूझ रहे देशों में इनके प्रभाव को कम करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की तकनीकी समिति ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य होगा। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्य हैं सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस थी। उल्लेखनीय है कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY के रूप में घोषित किया था। न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 साल की भारोत्तोलक ने 2013 में लिंग परिवर्तन से पहले पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया था। ट्रांसजेंडर एथलीट्स जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजिशन किया है को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी हुई है, लेकिन ऐसे एथलीटों को अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रतियोगिता से पहले के 12 महीनों के दौरान 10 नैनोमोल्स प्रति लीटर से कम रखना होगा। केन्या में जन्मे भारतीय मूल के महमूद जमाल कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। वो कनाडा के शीर्ष अदालत में नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। जस्टिस महमूद जमाल ने रोजली सिल्बरमैन अबेला का स्थान लिया है। रोजली सिल्बरमैन कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और यहूदी महिला न्यायाधीश थीं। संयुक्त नौसेना अभ्यास इन यू ने4 का अदन की खाड़ी में आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ इटली, स्पेन, फ्रांस की नौसेनाओं ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत बल के रूप में नौसेनाओं के युद्ध कौशल और क्षमता को बढ़ावा देना तथा सुधार करना है। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इब्राहिम राइसी को एक रूढ़िवादी नेता माना जाता है। वे राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी की जगह लेंगे। इब्राहिम राइसी वर्तमान में ईरान के शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम राइसी ईरान इराक युद्ध के बाद वर्ष 1988 में गठित उस सीक्रेट ट्रिब्यूनल जिसे डेथ कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रमुख सदस्य थे। हालांकि उन्होंने इनकार किया है। इस ट्रिब्यूनल ने राजनीतिक कैदियों पर मुकदमा चलाकर धड़ाधड़ मौत की सजा दी थी। ज्यादातर राजनीतिक कैदी पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान PMOI के सदस्य या सपोर्टर थे। ये लोग ईरान में वामपंथ की वकालत करते थे। इसी कारण जब वो वर्ष 2019 में इब्राहिम रईसी को ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था, तब उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो इब्राहिम रईसी के विरुद्ध मानवता से संबंधित अपराधों के आरोपों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया है। द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारतीय खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीट में से एक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो काफी समय से कोविड-19 से पीड़ित थे। उन्होंने 1958 के नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर के रेस में रिकॉर्ड बनाया था। 1958 में ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। खेल के इतिहास में यह भारत का पहला एथलेटिक्स पदक था। बाद में एशियाई खेलों में उन्होंने इसी इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता है। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2013 में प्रकाशित किताब द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। हाल ही में अंटार्कटिक संधि के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। अंटार्कटिक संधि एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसका मुख्यालय है। अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने एवं इसे असैन्यकृत क्षेत्र बनाए रखने हेतु 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड,
नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका वो 12 देश हैं जिन्होंने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1961 में लागू हुई। इसमें धीरे धीरे कई देश जुड़ते गए। वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार हैं। भारतवर्ष 1983 में इस संधि का सदस्य बना था। संधि के अनुसार अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अंटार्कटिका से वैज्ञानिक परीक्षणों और परिणामों का आदान प्रदान किया जाएगा तथा इन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा और इस महाद्वीप पर क्षेत्रीय संप्रभुता निष्प्रभावी रहेगी, अर्थात किसी देश द्वारा इस पर कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के साथ सोलर रूफ टॉप संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये एक सोलर रूफ टॉप परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। यह परियोजना भारत सरकार की शहरी वितरण योजना में परिकल्पित गो ग्रीन पहल को और सुदृढ़ करेगी। उल्लेखनीय कि विद्युत मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के घटकों में शहरी क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत वितरण क्षेत्र को IT सक्षम करना और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना शामिल है। ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में कई संशोधनों को प्रस्तावित किया है। इस संशोधन प्रस्ताव का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को और मजबूत करना है। प्रस्तावित नियम के तहत पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्लैश सेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन विशिष्ट फ्लैश सेल या बैक टू बैक बिक्री की अनुमति नहीं है, जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और एक समान अवसर से रोकती है। बताते चलें कि फ्लैश सेल ई-कॉमर्स इकाई द्वारा ग्राहकों को लुभाने हेतु थोड़े समय के लिए दी जाने वाली छूट या प्रचार ऑफर है। प्रस्ताव के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्थायी रूप से रहने वाली शिकायत अधिकारी और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा ताकि उनकी वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता उस स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो जब विक्रेता सामान या सेवाएं देने में विफल रहता है। इसलिए प्रत्येक मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स इकाई के लिए देयता का प्रावधान किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।